हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में डिस्कस किया था, है ना। यूनिट सेल कितने टाइप के हो सकते हैं और उसमें भी क्यूबिक में स्पेशल हमने बोल दिया कि हमारी यूनिट सेल लेटिस बनाने के लिए कैसी होनी चाहिए, क्यूबिक होनी चाहिए। अब वो क्यूबिक में एक प्रिमिटिव थी, एक नॉन प्रिमिटिव थी, है ना। प्रिमिटिव में क्या था कि एटम्स यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या उनको लेटिस पॉइंट्स भी बोलते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे। और इसके अलावा दूसरे थे नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में तीन चार पार्ट आते हैं ना। नॉन प्रिमिटिव का मतलब सीधा साधा है, कॉर्नर के साथ साथ या तो फेस सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो उसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोल दिया जाएगा, या फिर बॉडी के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा, लेटिस पॉइंट प्रेजेंट रहेगा तो उसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोल दिया जाएगा। अगर टू अपोजिट एंड्स, है ना, दो अगर अपोजिट एंड फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोल दिया जाएगा। और अगर किसी भी एज के सेंटर पे प्रेजेंट होता है कॉर्नर के साथ साथ, जैसे ये एक दो कॉर्नर है, ये एक लाइन से जुड़े होंगे, इस लाइन के बीच में, इस एज के बीच में, ठीक है, तो क्या बोल दिया जाएगा बेटा, उसे एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोल दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम आज पढ़ेंगे 7 क्रिस्टल लैटिस सिस्टम। देखो अब इन यूनिट से मिलकर लैटिसेस बनते हैं, है ना, क्रिस्टल्स बनते हैं। एक यूनिट सेल को जोड़ा, दो को जोड़ा, 3 डायमेंशनल वेरिएशन करना। मैंने यहाँ एक यूनिट सेल रखी, इसके साइड में एक रखी, इसके साइड में एक डायमेंशन हो गया। दूसरी डायमेंशन में जाने के लिए इसके ऊपर एक रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, 2D हो गया। ठीक है, 3D करने के लिए इसके एक आगे रख दो, है ना, तो एक लैटिस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अब ये जो लैटिसेस होंगे, अगर यूनिट सेल हमारी क्यूबिक टाइप की है ना, तो लैटिस भी क्यूबिक जैसा ही बनेंगे। तो जो हम लैटिस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं वो टोटल 7 क्लासिफिकेशन है ना, क्यूबिक यूनिट सेल से बनने वाले। और उनकी एज में, है ना, मतलब जो उनकी एक्सिस की जो लेंथ है उनमें थोड़ा चेंज करेंगे, और जो एंगल्स है ना, जैसे जिस कमरे में तुम बैठे हो अगर वो क्यूबिक है, लगभग क्यूबिक है, तो उसके एंगल को मतलब हो गया उसकी दीवार को एक को कहीं झुका दो, ठीक है, तो एंगल चेंज हो जाएगा। दो दीवारों को झुकाओगे तो दो एंगल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे बेटा आज? 7 क्रिस्टल लैटिस सिस्टम्स। चलो कुछ चीजें मैं फिक्स कर देता हूं। क्या फिक्स कर रहा हूं? देखो ये मेरा बेटा क्यूब है, ये मेरा क्या है बेटा? क्यूब है। ठीक है, इसमें एज फिक्स कर रहा हूं। देखो ये वाली जो साइड है ना, इसको मैंने बोल दिया इसकी लेंथ है a, इस एक्सिस की लेंथ कितनी बोल a, तो इसको एज लेंथ भी बोल सकते हैं और एक्सियल लेंथ भी लिखा हुआ है बुक में, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात है। इसके जस्ट अपोजिट वाला एंगल मतलब ये वाला, इसको बोलते हैं अल्फा। ठीक है, सेकंड क्या है, ये सब यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है पीछे वाली, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? इसको मैंने बोल दिया कि ये बी है, यहां से लेके और यहां। इसके जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा होगा? ये वाला। इस एंगल को बोल दिया मैंने बीटा। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली है हाइट, ठीक है, इसको बोल देता हूं ये होगी सी। अब इसका जस्ट अपोजिट वाला एंगल मतलब ये होगा बेटा गामा। ठीक है, कुछ लोग गैमा भी प्रोनाउंस करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सिंबल ये रहेगा और स्पेलिंग ये रहेगी। ठीक है, गामा बोलना है, गैमा बोलना है, जो बोलना हो। ठीक है, ये तुम्हें मेजरमेंट्स अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि जब मैं वेरिएशन कर रहा हूँ, टेबल बनाऊंगा, तो ये समझ में आना चाहिए तुम्हारे। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ये बना दिया है। चलो अब टेबल स्टार्ट करते हैं। एक साइड लिखो बेटा सीरियल नंबर, ठीक है, नेक्स्ट क्रिस्टल लैटिसेस, नेक्स्ट है बेटा एज लेंथ्स,
या एक्सियल लेंथ भी लिखा है, ठीक है, एक्सियल डिस्टेंस भी इसे बोलते हैं, एक्सियल डिस्टेंस या एक्सियल लेंथ, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। इस और लगा देता हूं इसमें, इसके साइड में एक्सियल एंगल्स, ठीक है। और इंटरफेसियल एंगल भी बोल सकता हूं, बता चुका हूं तुम्हें इंटरफेसियल एंगल क्या होता है बेटा। इंटरफेसियल एंगल का मतलब होता है एक दीवार ये सरफेस ये है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, मतलब दो फेसेस के बीच में एंगल कितना बनता है, उसे इंटरफेसियल एंगल बोलते हैं। ये टेबल हमें बनानी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। कितने टाइप के पढ़ गए पहले लिख दिया है 7। पहले नंबर मेंशन कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और जिस सीक्वेंस में मैं लिखूंगा बुक में रैंडमली दिया हुआ है, उसी सीक्वेंस में तुमको लिखना है, क्योंकि ये तुम्हें याद होनी चाहिए टेबल। और याद करने के लिए बाद में तुम्हें एक शॉर्टकट बता देंगे, उससे याद रहेगी वो टेबल, ठीक है। सबसे पहले लिखो बेटा क्यूबिक, ठीक है। फिर लिखो टेट्रागोनल, ठीक है। उसके बाद आएगा ऑर्थोरोम्बिक, उसके बाद मोनोक्लिनिक, और फिफ्थ है बेटा ट्राइक्लिनिक, 6 है हेक्सागोनल, और 7th आएगा रोम्बोहेड्रल, और इसे ट्राइगोनल भी बोलते हैं। दोनों ही नाम है और दोनों ही सही भी हैं। चलो क्यूबिक में तुमको पता है परफेक्ट क्यूब में उसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। हाँ ऐसा ही होगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी ही होता है, ठीक है। अब एक्सियल एंगल्स पे आ जाओ, मतलब अल्फा बीटा गामा का क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ पे बता देता हूँ। जो परफेक्ट क्यूब होता है उसके सभी एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा बेटा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। और देखना रूम के दो दीवारों के बीच में एंगल बनने वाला एंगल कितना होगा 90 होता है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। समझ में आ गया। अब मैं देखो क्या करने वाला हूं, बाकी सब में इनमें कुछ छेड़छाड़ करूंगा, कभी साइड बराबर नहीं होगी, कभी कोई एक एंगल बराबर नहीं होगा, ठीक है। केवल इतना डिफरेंस आएगा। तो देखो टेट्रागोनल में क्या चेंज आता है, टेट्रागोनल में a इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c हो जाता है, दैट्स ऑल। मतलब मैंने क्या किया, ये देखो क्यूब है, क्यूब मतलब ये वो क्यूब है जिस रूम में तुम बैठे हो, तो मैं तुम्हारे रूम की छत को पकड़ता हूं ऊपर क्रेन से और उसको ऐसे खींच देता हूं, बाकी कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, केवल क्या किया मैंने इसको ऐसे खींच दिया तो साइड की सब दीवारें लंबी हो जाएंगी, इतना ही होगा। तो क्या होगा a तो अब भी वही है, b भी अभी भी वही है, और c क्या हुआ बेटा c चेंज हो गया, ठीक है। तो a इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c हो गया। और एंगल अभी भी वही है, ठीक है। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, ठीक है। इसके बाद बेटा ऑर्थोरोम्बिक पे आते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में थोड़ा सा और चेंज होगा, क्या हो जाता है a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c हो जाएगा, ठीक है। एंड बाद में एंगल में कोई चेंज नहीं है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एक तो मैंने पिछले में क्या किया था, छत को ऐसे पकड़ के ऊपर से खींचा तो सारी दीवारें लंबी हो गई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक तो मैंने ऊपर से छत को खींचा तो एक साइड चेंज हुई। अभी जिस दीवार के पास मैं खड़ा हूं मेरे रूम में, है ना, इस क्यूब को 3D इमेजिन करो, ऐसे रखा है, पीछे वाले पोर्शन को पकड़ के थोड़ा सा खींचता हूं। मान लो पहले ये 1 मीटर का, ये जो डिस्टेंस है a, ठीक है। a कौन सा है, आगे से पीछे वाला है ना, आगे से पीछे वाला a है। इसको मैंने पहले 1 मीटर का 1 मीटर और खींच दिया, 2 मीटर का हो गया।
और जो मैंने ऊपर छत खींची है ना उसे मैं 2 मीटर खींचता हूँ। पहले परफेक्ट क्यूब में 1 मीटर थी, अब मैं उसे क्या करता हूँ 2 मीटर खींचता हूँ, तो वो 3 की हो गई, 3 मीटर की हो गई सभी दीवारें। हाइट कितनी हो गई 3 मीटर, पीछे वाला आगे वाली दीवार से पीछे वाली दीवार 2 मीटर का डिस्टेंस हो गया, क्योंकि एक और खींच दिया। और बचा कौन सा, ये चौड़ाई वाला पार्ट बचा, वो अभी तक 1 मीटर है, तो एक हो गया, एक 2 हो गया और एक 3 हो गया, तीनों साइड अनइक्वल हो गई। एंगल में अभी कोई चेंज नहीं किया, एंगल में कोई चेंज नहीं किया, सब कुछ सीधा खींचा गया है, ठीक है। अब मोनोक्लिनिक पे आओ। मोनोक्लिनिक में क्या होता है बेटा, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। एक तो तीनों साइड बराबर नहीं होंगे, और कोई भी दो एंगल बराबर होते हैं, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। अभी जैसे साइड को अनइक्वल किया वो तो समझ में आ गया। अल्फा और गामा कौन से एंगल होगा बेटा, अल्फा ये वाला पीछे वाली दीवार के बीच में, और ये जो है ठीक है इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, वो कौन सा हो गया अल्फा। और गामा ये वाला एंगल अभी तक बराबर है, ये जो नीचे बन रहा है और ऐसे जो बन रहा है, ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर है, लेकिन इसको मैंने छेड़ा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस दीवार को ऐसे थोड़ा ढकेल लूं, इसको ऐसे ढकेलूंगा तो एंगल चेंज हो जाएगा, स्क्रीन पे तुम्हें दिख भी रहा होगा, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हुआ, ये दीवार ढकेली मतलब ऐसे ढकेली है, तो ये वाली भी ढकेलनी है तुम्हें, क्योंकि ये जितना है ना बीटा, ये भी बीटा है, ठीक है, ये भी बीटा है, ऐसे यहाँ ये अल्फा बन रहा होगा, ये गामा बन रहा होगा, ठीक है, क्योंकि लैटिस है, ये एक यूनिट सेल है लेकिन इससे लैटिस बन रहे हैं, और भी पूरी की पूरी यूनिट सेल ऐसे झुक जाएगी थोड़ी सी, ठीक है, ये एंगल चेंज हुआ। ट्राइक्लिनिक में क्या होगा बेटा, A is not equal to B is not equal to C एंड कोई भी एंगल बराबर नहीं होता है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू, सब एंगल रैंडमली अरेंज होंगे, ठीक है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, और स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके की क्या होगी, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल होगी। इन यूनिट सेल से मिलकर लैटिस बन रहा होगा, तो लैटिस में भी सभी साइड्स अनइक्वल होंगी और उनके एंगल अनइक्वल होंगे, ठीक है। अब आओ हेक्सागोनल में। अब हेक्सागोनल में वापस से क्या होना स्टार्ट होता है भाई, सब साइड भी अनइक्वल, ये भी अनइक्वल, तो अब क्या ऑप्शन बचा, अब ये ऑप्शन बचता है A इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C हो जाए, एंड अल्फा इक्वल टू गामा, सॉरी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू तो हो जाएगा 90 डिग्री, बट जो गामा है ना वो 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इमेजिन करो कैसे बोला मैंने, दिमाग में एक हेक्सागोन लेके आओ, स्क्रीन पे तो दिख रहा होगा तुम्हें, हेक्सागोन पता है कैसा होता है, जो सरफेस पे जो एंगल बन रहा है दो एजेस के बीच में वो गामा है ना, देखो गामा है, सबसे अलग एंगल है वो, ठीक है, 120 डिग्री। स्क्रीन पे देखो एकदम 3D फिगर दिख रहा है, उस फिगर में अच्छे से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि 120 डिग्री है, बाकी के एंगल कौन सा, दो साइड के बीच में, एक तो पीछे वाली दीवारों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अल्फा, ठीक है, ऐसे जो है साइड में, ठीक है, इनके बीच में यहाँ पे 90 परफेक्ट 90 बनेगा, और बीटा कौन सा है बेटा, बीटा यहाँ पे इसके और नीचे वाली के, यहाँ जो साइड है उसके और नीचे वाले के बीच में भी 90 बन रहा है, लेकिन इस सरफेस पे दो साइड है ना ऐसे, ये जो सरफेस है पूरा टेढ़ा करता हूं मैं, ऐसे देखो यहाँ पे ये एंगल 120 डिग्री, क्लियर। तो ये किसका हो गया, हेक्सागोनल का। लास्ट बचा रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल एक ही बात होती है बेटा, इसमें क्या होगा, तीनों साइड्स बराबर होंगी, बट कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता, दैट्स ऑल। तो ये 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है। अब सर इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो बोर्ड में पिछले 2 साल से सॉलिड स्टेट हटाया हुआ है, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन आते थे वो डायरेक्ट कंडीशन पूछ ली जाती है कि भाई ये मेरा एलिमेंट है, ठीक है, जैसे NaCl हो गया, वो क्यूबिक लैटिस दिखाता है, तो उसकी आपस में जो एक्सियल मतलब एक्सिस है उनके बीच में क्या रिलेशन होगा,
या उसके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो बोर्ड में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट किसी का भी पूछ लेगा पर नाम बता देगा। कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो, इसे मिटा रहा हूं अभी मैं, इसका काम हो गया। कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो, जैसे इसका एक एग्जांपल है NaCl, KCl भी है, ठीक है, काफी सारे सबके एग्जांपल्स है, ठीक है। वीडियो के लास्ट में तुम्हें एक टेबल दिखाई देगी जिसमें एग्जांपल्स भी लिखे होंगे, ठीक है। वो टेबल में से तुम्हें एग्जांपल लिख लेने हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो बता रहा हूं। और जैसे ये ऑर्थोरोम्बिक है, इसका एक एग्जांपल है रोम्बिक सल्फर। अब देखो तुमसे बोला जाएगा an element constitutes a crystal lattice which is named as rhombic sulfur. Please point out the relation between their axes and their angles. तो मैं ये नहीं बता रहा है वो कि वो ऑर्थोरोम्बिक है, ठीक है। ये तो तुमने कहां से लिखा है, इनकी शेप से लिखा है, बता दिया गया तुम्हें क्यूबिक है तो ये होगा, टेट्रागोनल है तो ये रिलेशन होगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हें ये नहीं बताएगा, केवल एग्जाम्पल देगा। तो तुम्हें अब क्या याद होना चाहिए, जितने एग्जाम्पल्स पॉसिबल हैं एनसीईआरटी के तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, और तुम्हें एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मिलते हैं तो वो भी तुम तैयार कर सकते हो। वो एग्जाम्पल से डायरेक्ट तुम्हें क्या है, क्रिस्टल लैटिस कौन सी टाइप का वो क्लिक होना चाहिए, और फिर वो समझ में आ गया तभी तुम ये रिलेशन लिख सकते हो। समझ में आ रहा है। तो अगर रोम्बिक सल्फर का पूछा तो तुम्हें फिर क्या रिलेशन लिखना है कि कुछ नहीं सर, A is not equal to B is not equal to C होगा, और अल्फा जो है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 के बराबर, ये इसका आंसर होगा। और इनमें से कोई ऑप्शन होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो एग्जांपल्स याद होना कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इस टेबल को देखो याद कैसे रखोगे, एक पैटर्न में ये टेबल बनाई गई है, ठीक है। पहले दोनों साइड इक्वल है, सभी तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, फिर एक अनइक्वल हुआ, फिर दो अनइक्वल हुए, फिर दोनों साइड अनइक्वल हुई, ठीक है। फिर दोनों साइड और एक एंगल अनइक्वल हुआ, फिर दोनों साइड और तीनों साइड और तीनों एंगल अनइक्वल हुए। फिर से क्या हुआ, कोई ऑप्शन नहीं बचा तो डिक्रीमेंट होने लगा। क्या डिक्रीमेंट हुआ, साइड एक अनइक्वल कर दी और फिर लास्ट में दोनों साइड इक्वल कर दी। तो ये पैटर्न तुम्हें आराम से याद रहेगा, और फिर भी कंफ्यूजन होती है कम करने के लिए कि हम गलत तो नहीं जा रहे। अब ये पैटर्न कैसे याद रहेगा, क्यूबिक के बाद टेट्रागोनल ही लिखना है। अगर इसकी जगह मैं यहाँ उठा के रख दूं तो फिर ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये पैटर्न में ही तुम्हें लिखना है। एनसीईआरटी में ये पैटर्न नहीं है, ठीक है, रिफ्रेशर में भी ये पैटर्न नहीं है, लेकिन यही पैटर्न में लिखना है क्योंकि तुम्हें आसानी से याद रहेगा। ये डायलॉग तुम्हें याद रखना है, क्यूट अवर मदर, ठीक है। देखो CU stands for cubic, TE stands for tetragonal, our reflects orthorhombic, MO मतलब मोनोक्लिनिक। सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए T मतलब ट्राइक्लिनिक, HT मतलब बेटा हेक्सागोनल, और R स्टैंड्स रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो इतना तुम्हें तैयार करना है 7 क्रिस्टल लैटिस सिस्टम में, ठीक है। इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।